तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों, कैसे आप सभी? स्टार्ट करने से पहले सब कुछ बहुत बढ़िया। देखिए, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी का, किसका बात कर रहे हैं? कंपनी चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। कंपनी में हम ये बताने वाले हैं एकदम जीरो लेवल से। जो नहीं समझ सकता है बच्चा, जिसको अकाउंट्स बोर्डिंग लगता होगा, जो अकाउंट्स में साफ इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता है, उसको लगता है कि अकाउंट्स मेरे लिए नहीं है, आज वो सही वीडियो पे आ गए हैं। आज हम आपको कंपनी सोच के ही लगता है नहीं, कंपनी है कैसे पढ़ेंगे, कितना भारी होगा, वो आसान करने के लिए हम आए हैं। आप सही वीडियो में आए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्लास को और हर रेगुलर अपलोडेड क्लास को देख लिया करिएगा, तब जाके आपका अकाउंट जो है बहुत मजबूत स्थिति में और आपको रोचक लगने लगेगा। कारण यह है कि मैं आपको इतना इजी करके दे दूंगा, प्रैक्टिकल बना के दे दूंगा कंपनी के बारे में। इतना प्रैक्टिकल हो जाएगा, आपको लगेगा कि भाई सही में इतना आसान है। हाँ बच्चों, उतना ही आसान है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी की तरफ। कंपनी, सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे, कंपनी क्या है, कंपनी क्यों है। गाना सुना है ना, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर। तो हम यहाँ पे ये पूछने वाले हैं, कंपनी क्या है और क्यों है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमें एक बात पूछना है आप लोगों से कि आप लोग सोल प्रोप्राइटर के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं, धीरे धीरे कंपनी को हम समझा देंगे, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर के बारे में आप जानते होंगे, बोलो बोलो, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? फटाक से बताइए, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? हाँ बच्चों, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, फटाक से बताइए। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? फिर हम लोग जानते हैं सोल प्रोप्राइटर के बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बोलो ना, जानते हैं? हाँ सर। उसके बाद हम लोग जानते हैं सोल प्रोप्राइटर के बाद पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के बाद और किसको जानते हैं, बोलो ना सर? उसके बाद कंपनी। किसको जानते हैं? कंपनी, ठीक है ना। तो मुझे पूछना है, सोल प्रोप्राइटर वैसा बिजनेस, बिजनेस का वो फॉर्म, बिजनेस का वो फॉर्म, वह प्रकार का बिजनेस जिसमें केवल एक आदमी बिजनेस करता है, उसी को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। बोलो ना, एक आदमी। पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं, एक आदमी से नहीं होता है, कम से कम दो या उससे ज़्यादा पर्सन, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं मिलके, तो पार्टनरशिप। अब इन दोनों में दिक्कत क्या आया वो समझिए। सोल प्रोपराइटर का मतलब आपने बोला कि भाई वैसा कंपनी, वैसा बिजनेस जिसमें एक आदमी अपना पूंजी लगाएगा, खुद का लगाया हुआ पूंजी से प्रॉफिट कमाएगा या लॉस कमाएगा। तो सोचो, एक आदमी के पास पूंजी होता ही कितना है? एक आदमी के पास पूंजी कितना होगा? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो वो बिजनेस मैक्सिमम कितना कर सकता है? 10 करोड़ का, उससे ज़्यादा का नहीं करेगा। हमने बोला अगर 2 या 5 आदमी के पास अगर मिलाया जाए पैसा, तो 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। लेकिन तो बच्चों, अगर 10 करोड़ तक का बिजनेस है तो सोल प्रोपराइटर एक आदमी बिजनेस कर सकता है ना। लेकिन अगर हम बोले कि अगर बिजनेस में 50-100 करोड़ चाहिए तो पार्टनरशिप कर लीजिए। लेकिन फिर हम अगर लास्ट में बोले कि हमें ना काम चल रहा है 10 करोड़ से, ना हमें काम चल रहा है 100 करोड़ से, मेरा काम चलने वाला है 15 लाख करोड़ से। कितना से? 15 लाख करोड़ से। अब 15 लाख करोड़ ना सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस करके आएगा, ना पार्टनरशिप बिजनेस करके आएगा, तो पैसा फिर आएगा कहाँ से? सोल प्रोपराइटर मतलब एक आदमी का अकेला पूंजी, पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी का पूंजी। लेकिन बच्चों, जब कंपनी का हम नाम लेते हैं, जो आप यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हैं लिखा हुआ है कंपनी, इस कंपनी का जब हम नाम लेते हैं तो कंपनी में ऐसा कर दिया गया है कि कितना भी आदमी जोड़ लो, कितना भी आदमी जोड़ लो, 1000 आदमी, 10,000 आदमी, 1 लाख आदमी,
1 करोड़ आदमी, 100 करोड़ आदमी, कितना लोग भी एक कंपनी का मालिक हो सकता है। इसीलिए कंपनी का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। सोल प्रोपराइटर से पूंजी उतना नहीं हो पा रहा था, पार्टनरशिप से उतना कैपिटल नहीं हो पा रहा था। तब लोगों के दिमाग में आया कि हाँ भाई, एक फॉर्मेट लेके आना पड़ेगा जिसमें कितना भी लोग मालिक बन सके। सर, एक कंपनी एक आदमी का नहीं होता है ना बच्चों, उसमें बहुत सारे मालिक होते हैं। तो इसलिए तो कंपनी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया था कि बहुत सारे लोग को मालिक बनाया जाए, बहुत सारे लोगों का पैसा मिलाकर एक जगह लगाया जाए और बड़ा बिजनेस किया जाए। तो कंपनी क्यों आया, ये बात हमारे बच्चे समझ गए होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए अब पूछते हैं कि भाई कंपनी जो है वो क्यों आया, ये तो समझ में आ गया। कंपनी है क्या? सर, आपने क्यों आया ये बताया कि बहुत सारा पूंजी चाहिए, तो बहुत सारा पूंजी चाहिए तो कंपनी तो लाना पड़ेगा, और सरकार ने भी आपको साथ दिया। हाँ, तो उस पर अभी चर्चा करेंगे। अभी हमने बोला कि कंपनी क्यों है, ये तो आपको समझ में आ गया कि एक आदमी से 50 आदमी से बिजनेस नहीं चलना है, लाखों करोड़ों आदमी चाहिए हमको बिजनेस में, इसलिए हम कंपनी का फॉर्मेट लेके आते हैं, कंपनी जैसा बिजनेस करते हैं। तो क्या है ये समझ में तो आ गया। क्यों आया, कंपनी क्यों आया, सॉरी, समझ में आ गया ना। लेकिन अब बात करेंगे कि कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाई कंपनी। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई कंपनी क्या है। तो बच्चों ये आपके सामने है कंपनी का मीनिंग लिखा हुआ, आप एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बोला कि कंपनी का मतलब क्या है, यहाँ पे बोला गया कंपनी का मतलब क्या है। देखो ठीक से बोला, एक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विथ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी क्या है, कंपनी का मीनिंग क्या बोला कि कंपनी जो है एक एसोसिएशन है जिसमें लोगों के अलग अलग अस्तित्व होते हैं, लोगों के अपना अपना क्या होता है, अलग अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। इसके और भी डेफिनेशन मीनिंग आप जानते होंगे, देखो हम भी बताते हैं कि कुछ इसका मीनिंग। कंपनी क्या है कि एक, यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कंपनी को? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना, विथ विथ ट्रांसफरेबल कैपिटल एंड कॉमन सील where liability of members are limited। बात समझ में आ गया? कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका कैपिटल क्या होता है, जिसका कैपिटल विथ ट्रांसफेरेबल कैपिटल, जिसका कैपिटल ट्रांसफेरेबल होता है, जिसके पास कॉमन सील होता है और जिसके मेंबर्स के लाइबिलिटी लिमिटेड होते हैं। ये आम भाषा में अब हम आपको बताते हैं, जो भी चीज़ें लिखना है आप लिख लीजिए यहाँ से, हम समझाने की कोशिश करते हैं आम लोगों के भाषा में कंपनी क्या है। कंपनी का मतलब है एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कोई भी दुकान बोल रहे हैं, चलो समझ में नहीं आया ना बात, ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ में आया, संस्था नहीं समझ में आया, कोई दुकान जानते हो ना, कोई भी दुकान, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी दुकान या कोई फैक्ट्री, ठीक है। तो कोई भी दुकान या फैक्ट्री जिसका सेपरेट एग्जिस्टेंस हो, जो अपना कैपिटल, जो भी दुकान या कंपनी है वो अपना कैपिटल क्या कर सके, बहुत सारे लोगों को बेच सके, बहुत सारे लोगों को दे सके कि भाई आओ मेरे दुकान में पैसा लगाओ। तो ऐसे दुकान को, ऐसे फैक्ट्री को हम क्या बोलेंगे, कंपनी बोल देंगे। बात समझ में आ गया? अब ये कंपनी क्या करेगा, कंपनी के पास अपना कॉमन सील होता है, कॉमन सील, इस पे चर्चा करेंगे, समझ में आ गया ना। तो कंपनी मतलब कोई भी ऐसा दुकान, कोई भी ऐसा फैक्ट्री, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है।
और सबका अपना अपना अलग अस्तित्व है। एक दो बात और इसमें लिखना जरूरी है, एक बात और लिखना, कंपनी एन आर्टिफिशियल पर्सन तो लिख दिए, एक बात हम आपको और बता देते हैं। आप जब इतना बात लिखेंगे तो कुछ बातें और लिख लेना कि कंपनी क्या है वो समझ में आने में दिक्कत ना हो। सुनो ना, कंपनी दुकान है, फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं, उसे हम कंपनी बोल दिए। लेकिन कंपनी आएगा कहाँ से? क्या कोई भी जाएगा किसी भी दुकान में पैसा लगा देगा वो कंपनी हो जाएगा? नहीं, कानून इजाज़त देगी। मतलब कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जब आप लिखिएगा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो यहां पर लिखिएगा क्रिएटेड बाय लॉ। बच्चों समझ में आ रहा है? मतलब इसका जन्म जो होता है वो कानून के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कानून के द्वारा होता है। मतलब कि जब कोई दुकान या कंपनी या फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारा लोग मिलकर पैसा लगा सकता है, तो वहाँ पे कानून का आना जरूरी है। कानून अधिकार देगा कि भाई तुम पैसा ले सकते हो लोगों से, तब जाके वो कंपनी बनेगा। अपना मन से कोई भी दुकान नहीं उठे। अब देखते हैं ना, अगल बगल में जितना भी दुकान होगा, क्या कोई भी दुकानदार आपसे पैसा मांगने आता है? या ऑनलाइन चाहे कैसे भी नहीं ना देते हैं, उसका शेयर नहीं ना खरीदते हैं। लेकिन कुछ जब आप शेयर मार्केट का ओपन करेंगे, ग्रो ऐप या कोई अलग ऐप जो होता है शेयर खरीदने का, तो उस ऐप से जब आप शेयर खरीदते हैं तो वो बेचने का अधिकार कानून ने उसको दिया है। इसलिए कंपनी शेयर बेच रही है और आप उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ एंड कंपनी ऑल्सो लिक्विडेटेड बाय। अब शुरू भी हुआ कानून से, तो बंद भी कंपनी को कौन करेगा? सर उसमें तो बहुत सारा मालिक होता है, तो बंद भी कानून करता है, कंपनी अपने आप बंद नहीं होता। ये दो बात याद रखिएगा। समझ में आ गया? ये था आम भाषा में कंपनी का मतलब कि कंपनी क्या है। हमने दो चीज़ें बताया बच्चों, कंपनी क्यों है और कंपनी क्या है। नई बात समझ में है तो एक बार और पीछे रिमाइंड करके देख लीजिए कि हमने क्या बताया है। क्लियर सारा बात बता दिया हमने आपको। बच्चों अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कानून भी अपना, जब हम बोले कि कानून के द्वारा ही कंपनी का जन्म होता है, कंपनी का जन्म अगर कानून के द्वारा होता है, लॉ के द्वारा क्रिएट होता है, लिक्विडेट किसके द्वारा होता है? लॉ के द्वारा होता है। लॉ ही सारा चीज़ ऑपरेट करता है कंपनी का। तो लॉ कुछ ना कुछ तो डेफिनेशन दिया होगा। हाँ सर दिया है। कहाँ दिया है? सेक्शन 220 में। सेक्शन 220 मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में। किसके 220 में? कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 220 क्या बोलता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। कितना अच्छा डेफिनेशन है। कंपनी का मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब क्या हो गया? सुनो, इसने डेफिनेशन बोला है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना। कोई भी दुकान, फैक्ट्री, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन जाके कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 220 में अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो बच्चों उसको हम कंपनी बोलते हैं। जैसे मान लो कि अभी अभिषेक कॉमर्स क्लासेस है, अब हमको इसको अभी सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, अभी कैपिटल इसमें, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम अपने कंपनी को, मतलब अपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसको हम कंपनी बनाएं। तो अभिषेक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जाके हमारे कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग खूब सुनते हैं, खूब देखते भी है उसका वीडियो, PW वाले का देखते हैं ना, फिजिक्स वाला। ये अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा कहाँ? कंपनी एक्ट 2013 में, सेक्शन कितना? 220 में, ठीक है। तो अब PW ना रहा, अब PW कंपनी हो गया। तो कानून क्या डेफिनेशन दिया कंपनी का? कानून ने डेफिनेशन दिया कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे एक्ट में, मेरे सेक्शन 220 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करवा लेगा तो उसे हम कंपनी बोल देंगे। दूसरा बात ये भी है, कंपनी ने क्या बोला? सुनो ना, कंपनी ने क्या बोला? अच्छा, बच्चा के मन में दिमाग में बात आया होगा
सर 2013 के बाद एक कंपनी बना है क्या? यहाँ तो आप बोल रहे हैं कंपनी एक 2013, उसका कानून का जो पालन करेगा वो कंपनी है। तो 2013 से पहले कंपनी नहीं था क्या? तो कोई कानून नहीं था क्या? हाँ बच्चों, तो इसीलिए तो उसने लिखा है कि या तो 2013 जो हम नया कानून बनाए हैं, या 2013 से पहले अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब 2013 से पहले का जो कंपनी लॉ रहा होगा उसमें जो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उस सब को हम कंपनी मानते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया कंपनी? कंपनी का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसके फीचर्स पर चलते हैं अभी, लेकिन फिलहाल इतना बताओ, कंपनी समझ में आया? कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन बनाता है? क्रिएटेड बाय लॉ। बंद कौन करेगा? लॉ ही बंद करेगा, लिक्विडेट बाय लॉ, है ना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लोगों का समूह है, बहुत सारा लोग होता है ना। इसमें कॉमन सील होता है कंपनी के पास, जिस पर कंपनी अपना कोई भी संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है। कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। तो ये कंपनी है, ठीक है। अब कोई पूछेगा क्यों है, तो क्यों आपने समझ ही लिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी का मैंने पूरा स्टोरी बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कम पैसा होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा पार्टनरशिप वाले के पास होगा, लेकिन बहुत सारा पैसा चाहिए तो उसको कंपनी बनाना पड़ेगा। तो क्यों और क्या का मतलब समझ में आ गया होगा कंपनी का। समझ में आ गया है तो ठोको लाइक, करो सब्सक्राइब, डेली आके देखा करो और दोस्तों को भी शेयर करिए, इससे फ़ायदा होगा। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी की क्या फीचर्स है। जब हम मीनिंग और डेफिनीशन जान लेते हैं ना बच्चों, तो फीचर्स अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है। मीनिंग और डेफिनीशन जान लेते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका फीचर्स। इसका क्या देखेंगे? फीचर्स। आहा, 5 ही फीचर्स है, पांचों याद कर लीजिएगा। सबसे पहला फीचर सबको कौन सा दिख रहा है? सेपरेट लीगल एंटिटी, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया ना भाई? अब क्या हिल रहे हो? ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, फीचर्स ऑफ कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी सबसे पहला है ना। ठीक, चलो तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहले तो फीचर्स, क्या विशेषता है? तो ये 5 चीज़ें कंपनी में तो होगा ही होगा, ठीक है। पहला बात, सेक्रेट, द कंपनी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर्स। ये क्या कहना चाहता है? सुनो ना, हमने क्या बोला? ये कंपनी है, ठीक है, और ये बहुत सारे इसके ओनर्स है। बहुत सारे ओनर्स होंगे, 2 4 10 नहीं, लाखों लाख में ओनर्स होंगे, ठीक है ना। तो बोला कि कंपनी, बैंक वाला किसको पहचानेगा? कंपनी को। गवर्नमेंट किसको पहचानेगा? कंपनी को। जो लोन देगा क्रेडिटर, वो किसको पहचानेगा? कंपनी को। शेयर होल्डर किसको पहचानेगा? कंपनी को। इन्वेस्टर किसको पहचानेगा? कंपनी को। कोई भी पहचानेगा किसको? बोलो, किंग फिशर को पहचानेगा? किंग फिशर का मालिक कौन है जो भाग गया? कौन माल्या? विजय माल्या। तो कोई भी आदमी, अच्छा विजय माल्या, यहां पर खाली विजय माल्या नहीं है इस किंगफिशर का मालिक। विजय माल्या के साथ साथ बहुत सारे लाखों लोग इस कंपनी के मालिक है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात ये बोला कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। कंपनी को कंपनी के नाम से, किंगफिशर को हम लोग किंगफिशर के नाम से जानेंगे। अब कंपनी का नाम थोड़े मालिक को खोजते रहेंगे, राम कौन है, श्याम कौन है, सद्दाम कौन है, रोहन कौन है, विजय माल्या कौन है, ना ना, मालिक को खोजने की जरूरत नहीं है। कंपनी में मालिक और कंपनी का सेपरेट अस्तित्व, अलग अलग एग्जिस्टेंस है। मालिक से ना कंपनी को जोड़ना है, ना कंपनी से मालिक को जोड़ना है। ये कानून बोलता है, कानून के नज़र में कंपनी अलग है और उसका मालिक अलग है। जो ट्रांजैक्शन कंपनी कर रहा है उसके लिए लायबल कंपनी है, जो ट्रांजैक्शन ओनर कर रहा है, तो ओनर को तो हमको अभी सोचना भी नहीं, हम लोग कंपनी पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी कर रहा है उसके लिए लायबल कौन होगा? कंपनी होगा।
कोई भी एसेट्स अगर कंपनी के पास है तो उस पर राइट्स किसका होगा, कंपनी का होगा, उसके मालिक का नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो कोई भी लाइबिलिटी या एसेट्स है तो उस पर राइट्स या ऑब्लिगेशन कंपनी का होता है, कानून के नज़र में किसी भी मालिक का नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। अब विजय माल्या को देखो, भाग गया ना विदेश, किंगफिशर बंद हुआ, कंपनी के आने जाने से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कंपनी का मालिक अलग और कंपनी अलग होता है। कंपनी चल रहा है ना जी, किंगफिशर चल रहा है कि बंद हो गया, सर चल रहा है। तो यही चीज़ है, कानून बोलता है कि दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस रहेगा। पहला फीचर्स याद हो गया बच्चों? हाँ सर, पहला फीचर्स क्या है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बोलो ना क्या है पहला फीचर्स, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओनर, किससे, कंपनी हैज सेपरेट, कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है किससे, उसके ओनर से। किसके नज़र में, कंपनी के नज़र में। यहाँ देखो ना, सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हैं, लीगल एंटिटी से, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है, अब सुनो, इसका मतलब ही बताते हैं। कंपनी के पास कॉमन सील होता है, अगर कोई कंपनी होगा तो उसके पास जरूर कॉमन सील होगा। पहला बात हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा क्या हो गया, इसके पास कॉमन सील होगा। कॉमन सील का मतलब मुहर, देखे ना मुहर मारते हुए कागज पे, ले मुहर मार दी है, तो ये क्या हुआ, कॉमन सील है, मुहर है। कॉमन सील क्यों होगा, जिसे मान लो हमने बोला डेफिनेशन में जब हम बता रहे थे कंपनी क्या है, तो वहां बोले थे कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी आदमी तो है, तभी ना बोले पर्सन। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन वो बोल नहीं सकता है, कुछ अनुभव नहीं कर सकता है, तो वो जो बोलना चाहता है वो लिखित रहता है। जैसे मान लो कोई पेपर लिख के दिए आप, किंगफिशर लिख के दिया कि मैं अपने कंपनी का 50% का मालिक हमारे विद्यार्थी को बना रहे हैं, रोहन को बना रहे हैं, तो फिर ये बात लिखा रहेगा और फिर किंगफिशर का उस पर मोहर भी रहेगा, तो ये माना जाएगा कि किंगफिशर ने ये बात बोला। समझ में आ गया। तो कंपनी कुछ बोलना चाहती है, कुछ एक्सेप्ट करती है, तो उस पर मोहर का सहायता लिया जाता है। तो कंपनी के पास क्या होता है, कॉमन सील होता है। तो वही लिखा हुआ है, द कॉमन सील इज द ऑफिशियल सील ऑफ द कंपनी विच एक्ट एज इट्स सिग्नेचर, जो साइन के रूप में काम करता है। जैसे हम लोग साइन कर देते हैं तो जमीन बिक जाता है, वैसे ही कंपनी अगर मोहर मार देगा, कॉमन सील यूज कर देगा, तो क्या हो जाएगा, उसका साइन हो गया, वो कोई संपत्ति बेच सकता है या खरीद सकता है। तो कंपनी के पास कॉमन सील होता है। तीसरा बात बच्चा है परपेचुअल सक्सेशन। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी कंटिन्यूज फॉर एवर डिस्पाइट चेंजेस इन इट्स ओनर। देखो ना, साफ साफ बोल रहा है परपेचुअल सक्सेशन। ये चीज़ तो विजय माल्या के लिए ही तो हम किंगफिशर लाए थे एग्जाम्पल में। बोला हम कंपनी का एक नियम है, एक फीचर्स और है, परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का। कंपनी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मालिक सर एक्सीडेंट हो गया, मालिक का एक्सीडेंट हो गया, कार में डेथ हो गया उसका, कंपनी बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा, कंपनी चलता रहेगा। किसी भी मालिक के आने या जाने से, किसी भी मालिक के आने या जाने से कोई फर्क नहीं। विजय माल्या भाग गया, किंगफिशर चालू है। बात समझ में आ रहा है। तो कंपनी के पास क्या होता है, एक फीचर्स ये है कि परपेचुअल सक्सेशन होता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गया। 3 फीचर्स हमने बताया। पहला क्या, मालिक और कंपनी अलग अलग। दूसरा क्या, कंपनी के पास सिग्नेचर करने के लिए कॉमन सील होता है। तीसरा क्या, कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन का राइट्स है, वो लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार मना ना कर दे। नंबर 4, सरकार मतलब कौन, कानून, कोर्ट। नंबर 4 में क्या है, सेपरेट मैनेजमेंट। द कंपनी इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स मैनेजर नॉट बाय द ओनर्स। यहाँ देखो ना क्या लिखा हुआ है, फोटो देखो, फोटो देखो, ये क्या है हमारा कंपनी, और इसके आगे कौन है, ये मैनेजमेंट का आदमी सब है। ठीक है, तो हम ये बताते हैं आपको, कंपनी कोई चला सकता है, किसी का भी कंपनी होगा, अंगूठा छाप हो, 10th पास हो, 12th पास हो, लेकिन कंपनी चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, यहाँ पे कानून का ज़्यादा रोल है, और चूंकि लाखों लोगों को मैनेज करना होता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारे पैसे को मैनेज करना होता है, तो मैनेजमेंट इसमें ओनर अलग रहेगा। जैसे मान लो बहुत सारा ओनर है, बहुत सारे, ये सब ओनर है, ठीक है, ये सब कौन है, ओनर है, और इधर 3-4 आदमी मैनेजमेंट में है, 5 आदमी, ठीक है, ये कौन है, मैनेजमेंट है। तो यही बताया गया यहाँ पर फीचर्स में कि कंपनी में मालिक कोई हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट उससे अलग होता है। मालिक ही मैनेजमेंट होगा ये जरूरी नहीं है।
ठीक है ना। मैनेजमेंट जो है वो मतलब सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनर क्या है, द यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है सेपरेट। द कंपनी इज मैनेज बाय प्रोफेशनल्स। यहाँ पे सीए, आपके जैसे आप बच्चे जब सीए बनेंगे तो सीए एमबीए किया हुआ बच्चा बंदा ही सब है ना, सीएस सीएमए, अलग अलग जो प्रोफेशनल्स है ना, एडवोकेट, मैनेज नॉट बाय द ओनर्स। मतलब बोला है कि प्रोफेशनल इसको मैनेज करता है, कोई कंपनी का मालिक इसको मैनेज नहीं करता है। ये कंपनी कैसे चलेगा, कौन सा कागज संपत्ति खरीदे, कितना लोन ले, कितना लोन का रिपेमेंट करे, कितना शेयर इशू करना है, कितना डिवेंचर इशू करना है, कोई भी चीज़ सोचना है तो क्या होगा, वो मैनेजमेंट सोचेगा। मालिक को सोचने का अधिकार होता है लेकिन छीन लिया जाए, मतलब सारा डिसीजन कौन लेता है, मैनेजमेंट लेता है। अब बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, किसका बात कर रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। बच्चों एक चीज़ तो और सबसे स्पेशल है इसमें, याद करिए जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े थे तो क्या बोले थे, एक मालिक होता है, तो मालिक का लाइबिलिटी उसमें अनलिमिटेड होता था। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि मालिक अपना, अगर मान लो कि बिजनेस 5 लाख का किया मालिक ने बिजनेस, यहाँ पे हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी का बात बता रहे हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का बात बता रहे हैं। और कंपनी में कौन सा लाइबिलिटी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड समझेंगे तो अपने आप लिमिटेड समझ में आ जाएगा। अब अनलिमिटेड में क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का हम बात कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का बात कर रहे हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, मतलब ये कि अगर बिजनेस 5 लाख का किए तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल 5 लाख का नहीं है। अगर दुकान में 50 लाख का लोन हो गया तो घर वार बेच के 50 लाख सधाना पड़ेगा। मालिक पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में ये बोल के मना नहीं कर सकता है कि हम तो केवल 5 लाख से धंधे शुरू किए थे तो मेरा लाइबिलिटी 5 लाख का है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई 50 लाख का लोन है दुकान का, तुमने 5 लाख लगाया था और पैसा घर से लेके आओ, घर बेच दो, लेकिन जो कर्ज है दुकान का वो सधाओ। ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन कंपनी में कौन सा लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी। बच्चों एक खुशी की बात है, इसमें अगर आप कंपनी में 10,000 रुपये लगा दिए और कंपनी डूब गया तो आपको, आपका केवल 10,000 डूबेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी के ऊपर अगर 2 लाख करोड़ का लोन है तो 2 लाख करोड़ घर से ला के देना पड़ेगा ना, इसमें ओनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। और यहीं से तो कंपनी का मालिक सब बच भी जाता है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि 5 फीचर्स आपको समझ में क्लियर आ गया है। फिर से हम बोल रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है बच्चों सभी चीज़ें तो ठोको लाइक, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे, अगला पॉइंट देखिए क्या होता है। कंपनी का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए कंपनी में शेयर समझते हैं। हमने एक मीनिंग बताया था आपको, याद करिए क्या बताया था, मीनिंग बताया था। सर क्या मीनिंग बताए थे आप, हमने बताया था कि कंपनी का कैपिटल ट्रांसफेरेबल होता है। कंपनी का कैपिटल क्या होता है, ट्रांसफेरेबल होता है। मतलब कंपनी के पास जो पूंजी है वो पूंजी कोई भी आके लगा सकता है, जब मन करेगा पूंजी निकाल सकता है, ठीक है। हमने आप पढ़ के ही आते ही कंपनी होता ही इसलिए है कि लाखों करोड़ों लोग उसमें पैसा लगा सके। तो इसी ख्याल से कंपनी में जो कैपिटल लगता है, जैसे मान लीजिए कि अगर और कोई बिजनेस का हम बात करें तो जैसे राम का कैपिटल है तो हम बोलते हैं राम कैपिटल, श्याम का कैपिटल है तो श्याम कैपिटल। लेकिन यहाँ जो मालिक पैसा लगाएगा, कंपनी में जो पैसा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्यों बोलते हैं उस पर चर्चा करेंगे, समझ में आ गया। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में जो कैपिटल लगता है उसको हम बोलते हैं राम कैपिटल, श्याम कैपिटल। जिसका भी कैपिटल होता है उसका नाम लेके बोल देते हैं। यहाँ पर नाम नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे कंपनी में जो कैपिटल लगता है इसका नाम होता है शेयर कैपिटल। बात समझ में आ रहा है, बोलो ना। हाँ सर, तो शेयर कैपिटल हमको समझना जरूरी है कि नहीं बताओ। ये थोड़ा सा टर्म अलग हुआ कि नहीं, और बिजनेस में कैपिटल हुआ करता था, इस बिजनेस में शेयर कैपिटल है। इस बिजनेस में क्या है, बोलो शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल पे चर्चा करेंगे कि भाई शेयर कैपिटल क्या होता है। सुनो सुनो सुनो, शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर पे हम बाद में चलेंगे, यहाँ पे दो चीज़ हमको समझना है, शेयर वर्सेस शेयर कैपिटल आपके सामने है, शेयर वर्सेस शेयर कैपिटल। तो हम शेयर कैपिटल, शेयर पे बाद में चलेंगे, पहले हम चलते हैं शेयर कैपिटल पे। देखो कंपनी के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बंडल शेयर है।
मान लो एक बंडल में 1000 शेयर अगर होगा तो 15 बंडल आपके सामने दिख रहा है। तो कंपनी के पास मान लो कि 15,000 शेयर है, 15,000 शेयर है कंपनी के पास। ठीक है, यहाँ पे मेनी शेयर लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं कि भाई ये जो शेयर है वो 15,000 शेयर है। ठीक है, 15,000 शेयर है। ठीक है सर, कंपनी के पास 15,000 शेयर है। अब मान लो कि इसमें एक शेयर का प्राइस, ये जो शेयर है, बहुत सारा शेयर है तो हर बंडल में, तो एक शेयर का प्राइस यहाँ पे मान लेते हैं एक शेयर है, इस शेयर का प्राइस 100 रुपया है। एक शेयर 100 रुपया में मिलता है। ठीक है, तो कंपनी के पास तो 15,000 शेयर है, तो 15,000 शेयर है मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो गया? 15 लाख। मतलब कंपनी जब पूरा अपना 15, ये जो 15 बंडल शेयर है, ये पूरा 15 बंडल शेयर लगभग 15,000 शेयर बेच देता है और हर शेयर पे उसको 100 रुपया मिलता है, तो कंपनी को पूरा कितना पैसा मिलेगा? 15 लाख रुपया मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? अरे एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपया। एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपया। ऐसा ऐसा 15,000 शेयर कंपनी के पास है, आपके सामने रखा हुआ है। 15 बंडल, हर बंडल पे 1,000 शेयर है, तो 15,000 शेयर है और एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है, तो कंपनी को पूरा कितना पैसा मिल गया होगा? बोलो ना, 15 लाख रुपया मिल गया। हाँ सर, 15 लाख मिल गया। कंपनी कितना पैसा रिसीव कर लिए? जो पैसा रखा हुआ है ये कितना है? ये 15 लाख है। मेरे बच्चों बात समझ में आ रहा है? तो 15 लाख रुपया कंपनी को मिल गया। अब एक बात बताना, ये 15 लाख एक आदमी का है या जितना आदमी इस शेयर को खरीदा होगा? अब ये 15,000 शेयर है, मान लेते हैं कि जो टोटल शेयर बिकने से पैसा आता है उसी को हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। टोटल शेयर बिकने से जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक आदमी खरीदे 15,000 शेयर, खरीद लो पैसा है तो, या 15,000 शेयर 15,000 आदमी खरीदे, हर आदमी एक एक शेयर खरीदे, खरीद लो 15,000 आदमी। हमको आदमी से मतलब नहीं है, हम लोग कंपनी है, शेयर से मतलब है। समझ में आ गया? किससे मतलब है? शेयर से। तो 15,000 आदमी है और अगर मान लीजिए कि एक एक शेयर खरीदा तो 15,000 शेयर खरीद लिया, और एक आदमी 15,000 शेयर खरीद लिया तब भी 15,000। कंपनी का कितना शेयर बिका? 15,000 शेयर बिक गया, तो पैसा कितना आ जाएगा? 15 लाख रुपया। कंपनी के पास कितना पैसा आने वाला है? 15 लाख। ये टोटल कैपिटल है। जो टोटल कैपिटल आता है उसी को बोलते हैं शेयर कैपिटल, हम पहले भी बता चुके थे। ठीक है, लेकिन टोटल कैपिटल को ना आप शेयर कैपिटल बोल रहे हैं। एक शेयर, जो ये शेयर है, तो यहाँ पे आपको मीनिंग लिखा हुआ है, देखो, ए शेयर इज अ सिंगल यूनिट, एक यूनिट ऑफ ओनरशिप। अगर मान लो 15 लाख रुपया में से, देखो बच्चा, 15 लाख में से एक शेयर तुमने केवल खरीदा, मतलब तुमने कितना पैसा लगाया? 100 रुपये लगाए, तो उस कंपनी में तुम 100 रुपये का मालिक हो गए। यहाँ साफ साफ बोल रहा है शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मिल रहा है इन अ कंपनी। अगर एक शेयर खरीदे तो 100 रुपये का मालिक है, दो खरीद लेते तो 200 रुपये का मालिक होते उसी कंपनी का। अगर पूरा 15,000 शेयर खरीद लेते तो 15 लाख रुपये का मालिक हो जाते उस कंपनी का। तो एक शेयर जो है, मतलब अगर हम बोलते हैं इसको स्मॉलेस्ट यूनिट, शेयर कैपिटल का ये सबसे छोटा टुकड़ा होता है। अब मान लेते हैं कि इस पूरे शेयर में से, हम आपको फिर से एक बार बताएं, शेयर मोटा मोटी बात समझ में आ गया आपको, लेकिन फिर से एक बार दोहरा देते हैं बात समझने के लिए। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कितने शेयर का बंडल है? आपने बोला सर 15,000 शेयर का बंडल है। कितना शेयर का बंडल है ये? 15,000 शेयर का। ये पूरा बंडल कितने शेयर का है? ये 15,000 शेयर है। तो पूरा 15,000 शेयर तो एक जगह रखा हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे शेयर कैपिटल। बोलो, लेकिन इसमें से एक शेयर हटा दो, तो एक शेयर को हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल नहीं बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड शेयर। ठीक है, तो जो 15 लाख रुपया मिला, यहां देखो 15,000 शेयर बेचने से कंपनी 15,000 शेयर, कंपनी 15,000 शेयर बेचेगी तो 15 लाख रुपया आएगा। मतलब 15,000 शेयर बेचने से 15 लाख का शेयर कैपिटल आएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? 15,000 शेयर बेचने से 15,000 शेयर कैपिटल आएगा, क्योंकि एक एक शेयर का दाम 100 रुपया था। तो कई सारे शेयर मिलके एक शेयर कैपिटल बनता है, या शेयर कैपिटल का एक छोटा टुकड़ा शेयर कहलाता है। ठीक है, मीनिंग डेफिनेशन लिखा हुआ है। शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर क्या होता है।
बच्चों समझ में आ रहा है? शेयर समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर एक शेयर है, एक यूनिट है, तो उसको हम शेयर बोल देते हैं। वो एक तरीके से ओनरशिप होता है कंपनी का, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हैं कि अगर बहुत सारा शेयर है और उससे जो पैसा रिसीव हुआ है उसको हम शेयर कैपिटल बोल देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा चर्चा शेयर कैपिटल पर होगा, ज़्यादा चर्चा किस पर होगा? शेयर कैपिटल पर होगा, ठीक है। शेयर यूज़ करते हैं, लेकिन हमको अकाउंटिंग में ज़्यादा शेयर कैपिटल का इस्तेमाल करना है। जिसे मान लीजिए कि पैसा मिला 15 लाख, तो हम काम तो 15 लाख पर ना करेंगे, तो किस पर काम करेंगे? शेयर कैपिटल पर कि शेयर पे? बोलो, शेयर पे। हाँ, शेयर मल्टीप्लाई करने में यूज़ आता है। शेयर कैपिटल और शेयर समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। शेयर दो प्रकार के होते हैं। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर कितने टाइप्स के हैं? शेयर दो टाइप्स के हैं। एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर। एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर। थोड़ा सा बात समझ लो इक्विटी और प्रीफरेंस में। अगर एक चीज़ इक्विटी का समझ में आ गया तो प्रीफरेंस का अपने आप समझ में आ जाएगा। इक्विटी का जो होल्डर होता है, मतलब जो इक्विटी खरीदता है, जो शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है ना। जो शेयर खरीदता है, या ये बात समझ रहे हैं ना, जो शेयर खरीदेगा उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होगा, जो इक्विटी शेयर खरीदा होगा, ठीक है, वो रियल ओनर होता है। वो रियल ओनर होता है। कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर। आज के बाद आपको कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। दूसरा बात, रियल ओनर हो गया। अब इसको डिविडेंड मिलता है, इसको डिविडेंड मिलता है, लेकिन कितना मिलता है ये इसमें मेन मैटर करता है। एज पर या अकॉर्डिंग टू कंपनी प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट मतलब अगर कंपनी को 100 रुपया प्रॉफिट हुआ तो इसको 100 रुपया के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। कंपनी को 1000 फायदा हुआ तो इसका भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1000 तक। अगर कंपनी को 1 लाख का फायदा हो गया तो शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर होल्डर का भी प्रॉफिट 1 लाख तक चला जाता है, ठीक है ना। ये इक्विटी शेयर होल्डर का है कि इसको डिविडेंड मिलता है कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से, और ये कंपनी का वास्तविक ओनर होता है। और सबसे बड़ा बात, कंपनी जब बंद होगा, लिक्विडेट होगा, कंपनी जब लिक्विडेट होगा तो सबसे लास्ट में इसको पैसा मिलेगा, सबसे लास्ट में इसका पैसा मिलेगा वापस। अगर पैसा बचेगा, कंपनी बंद हो गया, कंपनी के पास पैसे नहीं बचा, पैसा डूब गया सब, तो इक्विटी शेयर होल्डर का भी पैसा डूबेगा, लॉस होगा तो, ठीक है, या कंपनी बंद होगा तो। और पैसा जब बंद होगा कंपनी तो सबसे लास्ट में इसको मिलेगा। पहले कर्जा वाले को सधाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे, तब जो पैसा बचेगा तो अपने आप में इक्विटी शेयर होल्डर लेगा। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके पास वोटिंग राइट भी होता है। इसके पास क्या होता है? वोटिंग राइट होता है। कंपनी का जो मीटिंग होता है ना, जनरल मीटिंग, उसमें ये वोटिंग राइट मतलब वोट दे सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर वोट दे सकता है। तो सारा चीज़ इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। इक्विटी शेयर होल्डर वोट दे सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास प्रॉफिट मिलता है कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस भी मिल सकता है, और कंपनी जब बंद होगा तो सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा, ठीक है। ये था इक्विटी शेयर होल्डर का फीचर्स। जो विशेषता, जिस शेयर में ये सब विशेषता मिलेगा उसको इक्विटी शेयर बोलते हैं। बच्चा के मन में अब जिज्ञासा जग गया है कि सर तुरंत बता दीजिए हमको, अगर 4 चीज़ आप बता दिए इक्विटी शेयर के बारे में तो प्रेफरेंस के बारे में भी बता दीजिए। एकदम बच्चा बताते हैं। जो चीज़ इक्विटी नहीं है वो प्रेफरेंस है। मतलब अगर हम बोले कि एक और शेयर का नाम है, उसका नाम है प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहला बात, ये लॉस में शेयर नहीं लेता है, लॉस, नॉट टेक पार्ट इन लॉसेस। सबसे पहला बात, नॉट टेक पार्ट इन लॉसेस। ई कंपनी को लॉस हो गया, प्रेफरेंस बोलेगा हमको लॉस से कोई मतलब नहीं है, मेरा पैसा बचल रहना चाहिए, मेरा कैपिटल बचा होना चाहिए, तो लॉस में हिस्सा नहीं लेगा। दूसरा बात, डिविडेंड मिलता है इसको,
विथ फिक्स रेट, विथ फिक्स रेट। देखो इक्विटी वाले में क्या बोले थे, कंपनी को 100 रुपये का फायदा, तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी 100 मिलेगा, कंपनी को अगर 1000 तो इसको भी 1000, कंपनी को लाख तो इसको भी लाख। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या है, 1% दिया हुआ है कि भाई तुमको 10% फायदा देंगे जितना भी तुम कैपिटल लगाए हो। मतलब शेयर होल्डर मतलब कौन, पब्लिक, जनता जो कंपनी को पैसा दिया है। तो जनता अगर 10 लाख लगाए तो 10 लाख का 10% उसको डिविडेंड मिलेगा हर साल या हर 6 महीना पर, जैसा भी एग्रीमेंट बना होगा। समझ में आ रहा है। तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से मिलता है, लॉस में वो हिस्सा नहीं लेगा, इसीलिए इसको रियल ऑनर नहीं बोलते हैं, नॉट रियल ऑनर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रियल ऑनर नहीं होता है। और